Hello everyone guys, hello everyone, how are you all? कैसे हो आप सब? वेलकम वेलकम वेलकम। आज हम लोगों को यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है। एग्जैक्टली जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होता है सब कुछ जानेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को जल्दी जल्दी। ओके, सभी लोग आ जाओ फटाफट, फिर शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। चलो वेलकम वेलकम तनुजा, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम वेलकम वेलकम। यस कार्तिकी, हर्षल, जय, हाउ आर यू ऑल? चलिए शुरू करते हैं, आ जाओ सभी लोग फिर स्टार्ट। हेलो कूलेस्ट एंड सेरेन कूलेस्ट भैया, क्या बात है। ओके वेलकम, फाइन, ओके, बहुत बढ़िया। तुषार कैसे हो? नीलम, बालचंद्र, आर्यन। चलो शुरू करते हैं। तो गाइज माय नेम इज प्रशांत, दिस इज माय क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑल एंड ऑल। टुडेज सेशन टॉपिक इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सेशन टाइमिंग इज 3:45 to 4:45। चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जैक्टली जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। यस तन्वी, व्हाट हैपन? बोलो। नो सर। आवाज आ रही है? यस सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तुम सभी लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? यस फाइन, ग्रेट। ये तन्वी की आवाज मुझ तक नहीं आ रही है ना? मेरी आवाज तो आ रही है, बट तन्वी की आवाज नहीं आ रही आई थिंक सो। ओके फाइन, कोई नहीं। सर आज डाई हाइब्रिड क्रॉस अच्छा डाई हाइब्रिड क्रॉस बाकी है क्या? वो करवाना है अपने को? ठीक है, कोई नहीं, मैं करवा देता हूँ। चलो फाइन। तो आज हम फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस ही कर लेते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद हम लोग, वैसे भी जेनेटिक वाला पार्ट बहुत आसान है, पता है तुम लोग को। चलिए फिर। अच्छा, मोनो हाइब्रिड में कोई भी थोड़ा सा भी किसी का भी थोड़ा सा भी डाउट है क्या? बताओ, मोनो हाइब्रिड में किसको भी थोड़ा सा भी डाउट है क्या? बस बोलो जल्दी। किसी को भी डाउट नहीं है ना? ग्रेट, इट्स ग्रेट, रियली बहुत बढ़िया। देखो, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि क्रॉसेस में हमारे जो मेंडेल थे उन्होंने दो टाइप के क्रॉस दिए। एक था हमारा मोनो हाइब्रिड, एक था हमारा मोनो हाइब्रिड, और दूसरा था हमारा डाई हाइब्रिड। ठीक है, एक था हमारा मोनो हाइब्रिड एंड दूसरा था हमारा डाई हाइब्रिड। ओके, चलो अभी आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। आगे अभी हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। तो देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा था। सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। बट इन द केस ऑफ डाई हाइब्रिड, यहाँ पे टू और मोर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस बात को आप सभी को ध्यान देना है, जो कि ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये कहने का मीनिंग क्या है? सुदीप्ता कहती है आप सिखाते तो डाउट किस बात का। सर हाउ टू ज्वाइन योर ग्रुप ऑन टेलीग्राम? ओके, आई विल शेयर द लिंक, डोंट वरी। ठीक है, हो जाएगा, लिंक में भेज दूंगा तो ज्वाइन हो जाना। चलो अब यहाँ देख लो फटाफट जल्दी से। तो क्रॉसेस में यहाँ पे समझना जरा कि मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड हमारे पास है। हमने कल मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखा था जहां पे हमने सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात की थी। सिंगल पेयर का मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने एक ले लिया टॉल एंड एक ले लिया मैंने डॉर्फ। तो टॉल किसी इंसान का एक कैरेक्टर हो सकता है, डॉर्फ भी किसी का एक कैरेक्टर हो सकता है। बट मेंडेल की जहां बात आती है, तो मेंडेल इंसानों की बात नहीं करते, वो हमारे पी प्लांट की बात करते हैं। तो पी प्लांट में कोई प्लांट टॉल होता है तो कोई ड्वार्फ होता है। तो टॉल एंड डॉर्फ जो प्लांट हैं, ये एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहलाते हैं। तो अभी जो टॉल है इसको हम लोग ले सकते हैं पेयर में,
एंड डॉर्फ में इसके सिंबल को भी हम लोग पेयर में लेके इनके बीच में क्रॉस करवा देते हैं। बट इन द केस ऑफ डाई हाइब्रिड हमने थोड़ा सा कल फिर से डिस्कस भी किया था, हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था यहाँ पे। मेरी वॉइस नहीं आ रही तुम लोग तक? ऐसा कैसे हो सकता है यार, वॉइस आ रही होगी। तो अभी यहाँ पे डाई हाइब्रिड के केस में क्या है कि टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। टू पेयर का मतलब क्या है, जरा यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पाइसम सेटाइवम है, कल सब बताया था मैंने, ईच एंड एवरीथिंग हमने कल डिस्कस किया था। अब तुम लोग ना एक लेक्चर छोड़ते हो फिर एक लेक्चर आते हो तो अच्छी बात थोड़ी होती है, हमेशा आया करो यार। ठीक है, तो देखो टू पेयर में क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने राउंड और हम लोगों ने यहाँ पे सपोज दैट येलो सीड ले लिया, राउंड और येलो। फिर दूसरा हमने ले लिया रिंकल्ड एंड ग्रीन, है ना। तो ये हमारे टू पेयर हो गए, एक राउंड एंड येलो, एक रिंकल्ड एंड ग्रीन, टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। राउंड में जैसे कि आर आर, येलो के लिए कैपिटल वाई, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर और स्मॉल वाई फॉर ग्रीन। ये सब स्मॉल वाई कैपिटल आर क्या होती है, सब मैंने जीनोटाइप के बारे में कल के लेक्चर में बताया भी था कि तुम लोग इसको याद कर लो। ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना है, कल ही मैंने तुम लोग को बताया था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, यस सर, स्क्रीन ब्लैक है। स्क्रीन कैसे ब्लैक है, वेट अ मिनट मैम, मैं रिफ्रेश कर। हाँ, अभी तुम सबको आवाज आ रही होगी। यस, पृथ्वीराज तुम कल आए थे क्या? हेलो हेलो पृथ्वी, तुम कल आए थे क्या, बोलो, कल के लेक्चर में थे क्या? सही बताना, पता चल जाएगा मुझे, नहीं तो अगर कल के लेक्चर में नहीं आए थे तो जाके कल का लेक्चर देख लो प्लीज। हाँ चलो, तो अभी आगे बढ़ते हैं। सर अभी दिख रहा है, ओके फाइन ग्रेट, अभी दिखेगा ना, मैंने रिफ्रेश कर दिया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो देखो, सबसे सिंपल सी बात है, सुनो फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। हम लोगों ने कल सीखा था पूरे के पूरे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में, किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं, जिसमें से हम लोगों ने देखा था कि हमारे दो टाइप के मेंडेल नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो टाइप के क्रॉस परफॉर्म किए। पहला था मोनो हाइब्रिड और दूसरा था डाई हाइब्रिड, और भी आगे किया उन्होंने, बट स्टिल अभी हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जरा हम लोग देखते हैं, जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, यहाँ पे हम लोगों ने सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का इस्तेमाल किया था। ये कैरेक्टर क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होते हैं, ये पेयर ऑफ कैरेक्टर क्या होते हैं, सब कल डिस्कस किया गया था, हमने कल किया था डिस्कस। ठीक है, देखो यार एक बात बताता हूँ, साइंस में कुछ लर्न नहीं करना पड़ता है, साइंस अपने आप आ जाता है। बट साइंस सिर्फ एक ही चीज मांगता है लाइफ में, कि तुम साइंस के एक भी सेशन को, एक भी टॉपिक को, एक भी चैप्टर को मिस मत करो। साइंस को कंटिन्यूएशन चाहिए होता है, मतलब बीच में तुमने साइंस के लेक्चर में एक भी मिस कर दिया ना तो तुमको नेक्स्ट लेक्चर कभी नहीं समझेगा। एक बार मैथमेटिक्स समझ जाता है क्योंकि उसमें फॉर्मूला ही रहता है, बट साइंस में अगर तुमने मतलब इधर उधर कर दिया तो फिर तुमको समझना नामुमकिन है। नामुमकिन का मतलब समझता है ना, इम्पॉसिबल सा बन जाता है। ठीक है, ये बात समझ, अगर तुमने आज का लेक्चर छोड़ दिया तो कल का लेक्चर तुमको कभी नहीं समझेगा, इसकी गारंटी है। तुम कितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे ना, कितने भी बहुत होशियार रहोगे, तुम्हारी मेमोरी बहुत शार्प होगी, बट स्टिल तुमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी फिर। और अगर तुम ना, कसम से कहता हूं, तुम अगर रोज के लेक्चर अटेंड करोगे ना साइंस के लिए, तो तुमको कभी भी फिर दोबारा जरूरत नहीं होती पढ़ने की। ठीक है, क्योंकि साइंस में सब कुछ तुमको समझते जाता है, तुमको दोबारा साइंस में नहीं पढ़ना पड़ता, बस रोज लेक्चर्स में बैठना होता है। तो कभी भी ना 11 12th में भी 10th में भी जाओगे ना, तो साइंस के लेक्चर कभी मिस मत करना, क्योंकि साइंस ना एक बार सिर्फ लेक्चर में ही पढ़ लिया ना तो अपने आप आ जाता है। मैथमेटिक्स के लिए तो एक बार प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, बट साइंस के लिए इतनी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। साइंस इट्स नॉर्मल, वो एक बार बस तुम पढ़ते जाओ तो वो आ जाता है। अब तुम लोग एक भी लेक्चर देखो मिस करते हो ना, तुमको देखो कितना इश्यू होता है, वो तो तुमको पता ही होगा। चलो अभी हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखेंगे। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखो जरा यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का इस्तेमाल होता है। जिस तरीके से मोनो हाइब्रिड में हमने सिंगल पेयर लिया था, जैसे कि एक टॉल एंड हमने यहाँ पे डॉर्फ इस्तेमाल किया, वैसे डाई हाइब्रिड में हम लोग यहाँ पे दो चीजें इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे कि हमने टू पेयर में एक पेयर हम एक ले लिया हमने राउंड, और येलो का पेयर हमने ले लिया, येलो कलर सीड और राउंड शेप सीड, ये दो तरीके से हमने यहाँ पे एक ले लिया। और एक हमने रिंकल्ड यहाँ पे सीड ले लिया, रिंकल्ड सीड और ग्रीन कलर का सीड उठा लिया।
अब इन दोनों के बीच में हम क्रॉस करवाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इनके बीच में हम क्रॉस करवाते हैं। अभी जरा यहाँ पे तुम लोग ध्यान देना किस तरीके से इनके बीच में क्रॉस होगा, जो कि तुमको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझ के लेना है, ठीक है। और ये जरूरी भी है आप लोग के लिए जानना। तो मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले इसके पूरे कंप्लीट टाइप को ही लेकर के आ जाता हूं तुम्हारे सामने, ठीक है। रुको जरा मैं बताता हूं तुम लोग को, ठीक है, जस्ट वेट। ओके, आ गया। देखो यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये देखो, ये देखो, दिख रहा होगा तुमको प्रॉपर। देखो सबसे पहले हमने, देखो यहाँ पे राउंड एंड रिंकल्ड हमने यहाँ पे चीजें उठाई। हमने यहाँ पे राउंड एंड येलो उठाया, फिर रिंकल्ड एंड ग्रीन उठाया। अब देखो आर आर और वाई वाई, और यहाँ पे स्मॉल आर और यहाँ पे स्मॉल वाई, ये जीनोटाइपिक रेशियो है उसी फिनोटाइप का। ये जो ऊपर फिनोटाइप है इसका जीनोटाइप है। अब देखो कल हमने देखा था कि टॉल टॉल है तो हम लोग क्रॉसिंग करने से पहले उसका गैमेट निकालते हैं, तो हम लोग एक ही टी निकालेंगे, और स्मॉल टी से हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एक यहाँ पे टी निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अभी इस केस में डायहाइब्रिड में आर वाई है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, ये दो आर में से एक आर और इस दो वाई में से एक वाई। फिर यहाँ पे स्मॉल वाई में से क्या निकालेंगे, इन दो स्मॉल आर में से एक स्मॉल आर और दो स्मॉल वाई में से एक स्मॉल वाई। समझा? तो इस तरीके से हम यहाँ पे दो चीजें करके देंगे, जो कि हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आ रहा है? तो वही चीज देखो, हमने यहाँ पे गैमेट्स को निकाल लिया है। अब इन्हीं गैमेट्स का हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। जब हम इन्हीं गैमेट्स का क्रॉस करेंगे तो लिखने का तरीका देख लो। जब क्रॉस करेंगे तो ये आर और ये आर इसको एक साथ लिख दिया, और ये वाई और ये वाई इसको एक साथ लिख दिया। समझा अच्छे से? यहाँ पे जरा समझा अच्छे से, तुम लोग को समझा कैसे आया ये? तो ये चीजें यहाँ पे आ गई। ये ऊपर टी और टी का जो बताया ना, टीटी का जो मैंने बताया है, ये टीटी का हमारे मोनोहाइब्रिड का होता है। ये हमने इसके पहले समझा था कल के लेक्चर में। यहाँ पे हमको फिनोटाइपिक रेशियो मिला राउंड एंड रिंकल्ड का। अब देखो भाई, कल हमने सब कुछ सीखा था कैसे सेल्फिंग करते हैं। मैंने सेल्फिंग का मीनिंग भी अच्छे से बताया था, तुम सबको अच्छे से पता ही होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने तुमको कल सेल्फिंग के बारे में बताया था। आई होप तुम सब जानते होगे सेल्फिंग के बारे में कि कैसे भाई सेल्फिंग वगैरह परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास सेल्फिंग के लिए चीजें अवेलेबल है। अब देखो जैसे कि हमको ये पहला फीलियल जनरेशन मिल गया। हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि पेरेंटल जनरेशन क्या होता है, फीलियल जनरेशन क्या होता है। उसी तरीके से यहाँ पे जरा देख लो, हमको फीलियल जनरेशन मिल चुका है, ठीक है। अभी चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, पेरेंटल जो जनरेशन है यहाँ पे सेल्फिंग F1, इसके हम लोग सेल्फिंग करेंगे। जो हमारा पहली पेरेंटल जनरेशन है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, इसमें हम लोग इसकी अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी सेल्फिंग करेंगे। अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान से समझना। देखो हम दो बार इसी चीज का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब देखो आप लोग को ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से चीजों को समझना पड़ेगा। मैं सब चीजें यहाँ से हटा देता हूँ और देखो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अच्छे तरीके से। देखो आपको एक झटके में सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस ध्यान से देखना। देखो हमारे पास क्या है, आर वाई और स्मॉल वाई है। इसकी सेल्फिंग करनी है तो हम क्या करेंगे जरा बताओ। इसकी सेल्फिंग के लिए हमें इसे दो बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, दो बार इसे हम लोग लिखेंगे। देन इससे किस तरीके से हम लोग सामने की चीजें लेके आएंगे, किस तरीके से हम इन दोनों से गैमेट बनाएंगे, इनकी सेल्फिंग के बाद कैसे हम इससे गैमेट बनाएंगे। देखो भाई क्या करना है, मैं आपको एकदम अच्छी चीजें बताता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाँ, पनेट स्क्वायर का इस्तेमाल तो हम लोग बाद में सेल्फिंग के बाद जो हमारा क्रॉस होता है उस क्रॉस के थ्रू करेंगे, बट स्टिल अभी हम लोग यहाँ पे किस तरीके से क्या क्या करेंगे वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखो ये आर, देखो यहां के दोनों आर को यहां के दोनों वाई से, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तुम लोग को सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ के दोनों, ये जो हमारे यहाँ पे वाई वाई है उसको यहाँ के आर से, इस तरीके से हमको यहाँ पे क्रॉस करनी है। अब देखो कैसे करता हूं। देखो ये आर और ये कैपिटल वाई, ये देखो हमारा आ गया आर वाई। फिर यही सेम आर ये स्मॉल वाई के साथ, तो यही सेम आर स्मॉल वाई के साथ। इतना समझा यहां तक? यहां तक समझ में आया तुम लोग को? यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ओके। ये जो एक आर है ये क्रॉसिंग सेल्फिंग कर रहे हैं हम लोग। सेल्फिंग कैसे चीजें आई, ये चीजें कैसे आई मैं ये बता रहा हूं, ये कैसे आया मैं ये बता रहा हूं। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ओके। फिर उसके बाद जरा यहां पे ध्यान दो, फिर स्मॉल आर,
अब देखो कैपिटल आर का काम खत्म हो गया, अब देखो ये स्मॉल आर को उठाते हैं। अब ये स्मॉल आर क्या करेगा, कैपिटल वाई के पास जाएगा, फिर यही सेम स्मॉल आर ये स्मॉल वाई के पास जाएगा। समझ रहे अच्छे से? देखो तो पहले क्या हुआ, यहाँ पे हमारा स्मॉल आर कैपिटल वाई के पास, फिर यही स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ, और यही चीज सेम यहाँ पे कॉपी कर दो दूसरे वाला में, मतलब जो यहाँ लिखा है वही यहाँ भी लिख दो। समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान देनी है। अगर यहां तक नहीं समझा हो तो मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, और कल का लेक्चर जिसको नहीं पता होगा उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी आज समझने में, क्योंकि मेंडल का टॉपिक ही ऐसा है यार कि अगर थोड़ा भी मिस कर दोगे तो लफड़ा हो जाता है। ठीक है, इस बात को तुम सबको समझ के रखना है। तो मैं तुम लोग को यहाँ पे शुरुआत कर दिया हूँ, और इतना तुमको समझा कि नहीं समझा बस ये बता दो। नहीं समझा तनुजा? तनुजा तुम भी कल अब्सेंट थे ना? जितने लोग भी कल अब्सेंट थे ना उन्हीं को प्रॉब्लम हो रही है आज। चलो कोई नहीं, अब्सेंट मत रहा करो यार, क्यों, मतलब एक तो तुमको तुम्हारे लिए सब कुछ इतना सारा लेक्चर्स मिल रहा है, उसमें भी तुम लोग ऐसे अगर अब्सेंट रहा करोगे तो कैसे काम चलेगा? अच्छा यू आर न्यू, ओके ओके इट्स ओके तनुजा, कोई नहीं, डोंट वरी। सो कल का सेशन एक बार देख लेना, ठीक है तनुजा? तो तुमको कोई कभी इश्यू नहीं होगा दोबारा। फिर कल का सेशन प्लीज आप देख लेना, तो आपको फिर कोई टेंशन नहीं होगी। थैंक यू सो मच सुदीप्ता। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूँ कि देख लेना आप लोग मस्त जाके। अच्छा मारिया तुम भी न्यू हो, कोई नहीं कोई नहीं। सो ये सेशन थोड़ा सा यहाँ पे देख लो अच्छे से एक बार, क्योंकि मोनो तुम लोग हम लोग डायरेक्टली डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, हमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म करना था, बट हमने कल उसको किया था। तो कल का लेक्चर अगर नहीं समझेगा तो फिर आज का इशू होना ही है, वो तो सबको पता है। और अगर कल का लेक्चर में बताने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, हमें आज जेनेटिक डिसऑर्डर भी पढ़ना है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखो तो हमको यहाँ पे सेम टू सेम चीजें आ जाएंगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर हमारा कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, हमको सेम चीजें यहाँ पे मिलेंगी। आई होप आपको ये सेल्फिंग समझा होगा। नाउ इस सेल्फिंग के रिजल्ट को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इस सेल्फिंग के रिजल्ट को दिखाने के लिए यहाँ पे देखो अच्छे से जरा मैं आपको बताता हूँ। ये तो हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है, हम लोग यहाँ पे दिखाने के लिए देखो यहाँ पे ये चीज हम लोग इस ऐसे पनेट स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट हैपेंड? ओके चलो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो ये हमारा सेकंड फिलियल जनरेशन, और ये हमारा पनेट स्क्वायर बनेगा, ये हमारा पनेट स्क्वायर बन जाएगा। और इस तरीके से हमको यहाँ पे देखो ये हमारा इस तरीके से क्रॉस बनते बनते इस तरीके से चीजें हमें ऐसे यहाँ पे मिलेंगी, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मिलेंगी ऐसे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये सारी चीजें हमको यहाँ पे मिलेंगी, और ये हमारा पूरा का पूरा कैरेक्टर बन जाएगा, इस तरीके से हमारा पूरा कैरेक्टर बन जाएगा। इस बात को आपको अच्छे से समझ के रखना है। थैंक यू सो मच सुदीप्ता, थैंक यू। चलो समझा कि नहीं समझा अच्छे से? समझा इतना यहाँ तक? रेशियो, रेशियो तो एकदम आसान है। देखो रेशियो कैसे निकालना है मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो कल हमने देखा था डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो 1:2:1, ऐसा हम लोग को यहाँ पे रेशियो मिला था। आज हम लोग को ओके वो अमेजोन वाला है ना, वो उसको वो बोलने लगता है यार, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ वो कैसा है ना, उसको अगर वैसा कुछ शब्द लगता है ना कि उसका नाम लिया जा रहा है तो वो फट से रेडी हो जाता है बोलने के लिए। ठीक है कोई नहीं, वो बगल में रखा रहता है ना ऐसे ही, तो वो बोलने लगता है। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो अब इसका रेशियोस कैसे निकालोगे तुम। देखो तो जितने भी हमारे यहाँ पे जीनोटाइप है उनको देखना पड़ेगा तुम्हें। जैसे कि देखो यहाँ पे आर आर वाई वाई है, तो ये 1 हो जाएगा, एक ही बार कैपिटल वाई है। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई सिर्फ 1 टाइम है पूरे पनेट स्क्वायर में। देन उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये यहाँ पे सिर्फ 2 बार मिलेगा, चाहे तो तुम कहीं भी जाके चेक कर लो, तुमको वो 2 बार ही मिलेगा। फिर देखो जरा ये इसको देख लो इस तरीके से, ये देखो ये दोनों यहाँ पे सेम सेम है, ये हमको यहाँ पे 3 बार मिलेगा। फिर देखो इसको भी देख लो, इसको भी, ये देखो हमको यहाँ पे इस तरीके से है, ये हमको यहाँ पे 4 बार मिलेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर ऐसे यहाँ पे आ जाओ। अच्छा कुछ कुछ चीजें यहाँ पे डिफरेंट है, जस्ट वेट मिनट, कुछ कुछ चीजें यहाँ पे डिफरेंट है, समथिंग, वेट मिनट मुझे चेक करने दो। और बहुत सारा पूरा हमारे पास यहाँ पे 16 है ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है,
तो आर वाई ये 3 नहीं है यहाँ पे, रुको जरा, और सेम चीजें ढूंढने का। देखो यहाँ पे जैसे कि ये आर वाई यहाँ पे 1:2 ले लो, ठीक है, 3 रेशियो वाले में, हाँ हाँ वही परफेक्टली 3 रेशियो वाले की बात कर रहा हूँ। फिर ये 1, देखो ये वाला और ये वाला तीनों डिफरेंट है। तो ये कैपिटल आर स्मॉल में ढूंढो जरा, तुम लोग भी ढूंढो, तुम लोग को भी मिलेगा। कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ये देखो तुम लोग को ऐसा कहीं दिख रहा है क्या डबल? ऐसा तुमको कहीं भी ना कहीं डबल दिखेगा, देखना। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कहीं पर भी नहीं है क्या? कहीं पर भी नहीं है क्या? आई थिंक अगर कहीं पर भी नहीं तो हम लोग इसको ना, उसके नीचे है क्या? नहीं नहीं, उसके नीचे वो नहीं है, दूसरा है। कैपिटल वाई का आई थिंक कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक ओनली यहाँ पे हमारा फिनोटाइपिक रेशियो क्रिएट होगा। ओके, ये हो जाएगा। एंड थर्ड रो में है क्या? 1 2, रुको, 1 2 3 नहीं है कैपिटल वाई, देखो इधर पे ये हमारा कैपिटल आर इधर पे नहीं है, तो सेम सेम चीजें नहीं मिल रही हैं। हाँ देखो इधर है ना एक, ये देखो एक यहाँ पे है, दिखा क्या? हाँ परफेक्टली, इधर पे छुपा हुआ है। बोल रहा हूं ना 16 टाइप पे पूरा देख के एकदम ऐसे दिमाग के कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो इधर पे है ये, और ढूंढो ऐसे ही मिलेगा। और देखो 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 जरा कहीं ना कहीं, तो ऐसे में टाइम चला जाएगा, मैं तुमको डायरेक्टली रेशियो लिख देता हूँ यार। ठीक है, देखो कैसे होता है। अरे पूरा ही गायब हो गया, देखो इनको दिखाता हूँ मैं। अब ऐसे कब तक ढूंढते बैठेंगे हम लोग, बहुत टाइम चला जाएगा, ये बोल रहा था मैं। हाँ ओके ओके जय, ठीक है। यहाँ पे 1:1:3:9:3:1 का समथिंग ऐसे रेशियो क्रिएट होता है। ठीक है, इस बात को तुम सबको समझ के रखना है। ऐसे यहाँ पे रेशियोज बनते हैं, ठीक है, ऐसे तुम्हें यहाँ पे ध्यान दे के रखना है। जो भी हमारे सारे के सारे सिस्टम है उस हिसाब से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसे समथिंग रेशियोज बनते हैं। और डिफरेंट रेशियोज भी हमारे यहाँ पे क्रिएट होते हैं, कोई भी ऐसी यहाँ पे बात नहीं है। ठीक है, तो ये बातें तुम सबको समझ के रखनी है। अभी देखो यहाँ पे जरा मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोग डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज निकाल सकते हो, कैसे आप लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज निकाल सकते हो। तो अगर इसको आप कंबाइन करो ना, तो ये हमारा ऐसे रेशियोज ही बनता है, 9:3:3:1 का, 9:3:3:1 का। तो फिर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमारा यहाँ पे रेशियोज क्रिएट होते हैं। अरे यार गायब क्यों हो जा रहा है बार बार? रुको, हाँ मुझे लेके आना पड़ेगा फिर से, बार बार गायब हो जा रहा है। तो ऐसा भी रेशियो यहाँ पे बनेगा, 9:3:3:1। अब ढूंढते रहो तुम लोग सारा, यहाँ पे 16 टाइप से तो इतना सारा ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है चलो, सर आप ऐसे बोलना ही है कि जैसे आपको लॉटरी ही लगी। मुझे लॉटरी क्यों लगेगी? तो देखो ये तुमको याद रखना है, ठीक है चलो। तो ये रेशियो अब यहाँ से निकालना पड़ेगा। जैसे कि देखो कल हम लोग ने, देखो तुमको मोनोहाइब्रिड वाला आसान है, उधर से तुमको समझाता हूँ कि रेशियो कैसे निकालने का। देखो हमारे पास क्या था, टॉल टॉल स्मॉल टी था। यहां से हमने स्मॉल टी कैपिटल टी निकाल लिया, इन दोनों की क्रॉसिंग कर दी। ठीक है, ये लॉटरी का बात समझा नहीं मुझे, सर आप ऐसा बोल ना ही हो कि जैसे आपको लॉटरी ही लगी। मतलब क्या सार्थक समझा नहीं लॉटरी, व्हाट इज द मीनिंग? चलो अभी आगे देखो, तो ये हमारी पहली फीलियल जनरेशन है। फिर इस पहली फीलियल जनरेशन की हम लोग क्रॉसिंग करेंगे, तो हमको यहां से इस तरीके से हमको ये गैमेट्स मिल जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पे पनेट स्क्वायर बनाएंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे टी, यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, इन दोनों से हमको टी टी मिल जाएगा। इससे हमको टी स्मॉल टी, इसको हमको यहाँ पे टी और स्मॉल टी, यहाँ पे हमको स्मॉल टी। अब देखो जरा यहाँ पे आप ही बताओ कि ये हमारा अलग है, तो ये 1 और ये दोनों सेम सेम है, 1:2, और ये हमारा अलग है तो ये 1। तो ऐसा रेशियो बनता है। अब यहाँ पे छोटा है ना इसलिए हमको जल्दी मिल गया, बट वो डाई हाइब्रिड में बहुत बड़ा था। यस यस तनुजा, इट्स ओके। तो लॉटरी वाली बात बताओ यार, समझा नहीं मुझे, समझाओ कोई तो समझाओ। ठीक है, और डाई हाइब्रिड वाले में बहुत बड़ा है, 16 है, तो वो थोड़ा सा बस याद कर लो, उतना सारा निकालते बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है चलो, ओके।
ट्राई हाइब्रिड में, अरे ट्राई हाइब्रिड 12वीं को भी नहीं होता रे बाबा। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कौन करता है, इतना बड़ा क्रॉस वो तो सिर्फ मेंडल के लिए बनाया गया था। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करते बैठोगे ना तब तक तो जमाने चले जाएंगे तुम्हारे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सर मतलब आपको वो गैमेट्स मिले तो आप बहुत जोर से बोले कि मिला मिला मिला। ओके। हाँ, अरे वो ढूंढ रहा था ना भाई, वो 16 हमारे यहाँ पे गैमेट्स, अब किसको किसको ढूंढते बैठेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ अभी समझा। अरे इतना सारा 16, उसमें एकदम कंफ्यूजन होता है यार, कौन ढूंढते बैठेगा, तो टाइम अपने को ज्यादा होता नहीं ना। चलो, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस हमारा यहाँ पे होता है खत्म। अभी हम लोग चलेंगे अपने जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा इनको समझेंगे आज। चलो हम यहाँ पे थोड़ी सी बहुत सारी चीजें जान लेते हैं, एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं। देखो भाई, क्रोमोसोम्स के ऊपर थोड़ा सा बातें कर लेते हैं, ठीक है। फिर तुमको नोट्स तो दिखाई दूंगा, क्रोमोसोम्स के ऊपर थोड़ी सी बातें करते हैं तुमको। तो अब देखो यहाँ ये नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अब दिस इज टोटली न्यू टॉपिक। चलो अब यहाँ देखो, ये टोटली न्यू टॉपिक है और इस टॉपिक को तुमको अच्छे से पढ़ के लेना है। मेरे को बहुत सर्दी हो गया पता है। आगे बढ़ते हैं। देखो क्रोमोसोम्स में क्या है, सबसे पहले हमारी ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम का मतलब होता है 2n, एक ही बात होती है, ठीक है। 46 का मतलब होता है 2n। अभी आगे बढ़ना जरा, अभी थोड़ा सा यहाँ पे देख लो जरा अच्छे से। 46 क्रोमोसोम्स में से कुछ क्रोमोसोम्स एलोसोम होते हैं और कुछ क्रोमोसोम ऑटोसोम्स होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे क्रोमोसोम्स होते हैं। जो एलोसोम है उन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है और जो ऑटोसोम्स है वो तो नॉर्मल होते हैं सभी इंसानों के अंदर। अब जरा यहाँ पे तुम लोग थोड़ा सा फोकस कर लो। टोटल, अब क्या हुआ आयुष, वाई अगेन, ऐसे बार बार मैं कितने बार अगेन अगेन समझाऊंगा, ध्यान एक ही बार दिया करो यार प्लीज, क्योंकि बहुत टाइम फिर चला जाता है अपना। क्रोमोसोम्स जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर 46 होते हैं। 46 क्रोमोसोम सभी इंसानों के अंदर रहते हैं। उनमें से उन 46 क्रोमोसोम्स को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, एलोसोम और ऑटोसोम्स में। जो एलोसोम है उसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है और जो ऑटोसोम्स है, यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से, वो हमारे नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं जो बॉडी के अलग कैरेक्टर्स को स्टोर करके रखती हैं। अब यहाँ पे हम बातें करेंगे कि जो हमारे पास, प्लीज लिसन केयरफुली, यहाँ हमारे पास 46 है, इसका मीनिंग क्या होगा कि 23 इंटू 2 है ना, और 23 का मतलब क्या होता है, n यानी 2n पेयर, समझा। 2n का मतलब ही 46 होता है, 2n का मीनिंग ही 46 होता है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, 2n का मतलब हमारा यहाँ पे देखो, चाहे तो 46 क्रोमोसोम कह लो और या तो फिर 23 पेयर कह लो, क्योंकि 23 पेयर में भी तो एक, अरे बहुत आसान है यार, तो एक पेयर में दो होते हैं तो 23 पेयर में कितने होंगे, 46 रहेंगे ना। तो चाहे तो मैं ये कह दूं कि हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं और चाहे तो मैं ये कह दूं कि हमारे बॉडी के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। बॉडी के एक सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ऐसा भी कह सकता हूं, और या तो 46 क्रोमोसोम है, ऐसा भी कह सकता हूं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे कहने का तरीका एक ही है। तो अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, ये जो 23 पेयर है ना, ये जो 23 पेयर है ना, 23 पेयर का मतलब 46 क्रोमोसोम जो हमारी बॉडी में होते हैं। तो इस 23 पेयर में से जो 22 पेयर है वो हमारे ऑटोसोम है, और जो बचा हुआ एक सिंगल पेयर है वही हमारा सेक्स क्रोमोसोम है, वही हमारा सेक्स क्रोमोसोम है। और ये सेक्स क्रोमोसोम या तो एक्स एक्स से दिखाते हैं या तो एक्स और वाई से दिखाते हैं। समझ में आई यहां तक बातें, किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है क्या, जल्दी बताओ, थोड़ा सा भी किसी को क्रोमोसोम्स में डाउट है क्या, बोलो जल्दी बताओ। नो डाउट, फाइन, ग्रेट। चलो, ये एकदम आसान सी बात है, ये एकदम न्यू टॉपिक है, ये एकदम न्यू टॉपिक है, ठीक है, और एकदम आसान टॉपिक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जब ध्यान देना। अरे जय, तुमको नहीं समझा,
क्या गुंडा बनोगे यार। देखो यहाँ पे, देखो फिर से, इतना आसान टॉपिक है। ह्यूमन बीइंग है हम सब इंसान हैं, और हमारे बॉडी के अंदर, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी किससे बनती है? हमारी बॉडी सेल से बनती है, और सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये सब पहले लेक्चर में बताया था मैंने। बट ये क्रोमोसोम कितने होते हैं हमारी बॉडी में? कुछ तो इनका नंबर होगा ना। हमारे बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, इनका कुछ तो एक नंबर होगा ना, कुछ तो इनका अमाउंट होगा। तो हमारे बॉडी के अंदर करीबन 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 को हम लोग ऐसा भी तो कह सकते हैं कि 23 पेयर, 23 पेयर कह दो या 46 कह दो, एक ही बात होती है ना, मैथमेटिक्स नहीं आती। एक पेयर में दो चीजें होती है। किसी ने अगर कहा कि पेयर ऑफ बनाना लेके आओ, तो मतलब कि एक पेयर में दो बनाना। जैसे कि 1 डजन में 12 होते हैं, वैसे 1 पेयर में 2 होते हैं। समझ में आया अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ? गेटिंग ना पॉइंट? चलो, तो अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, जो ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, इस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से 22 पेयर जो है ये ऑटोजोम है, और जो बाकी का एक पेयर बच गया वो सेक्स क्रोमोसोम है। जैसे कि एक्स एक्स होगा, या तो फिर हमारा एक्स और वाई होगा। इस तरीके से आपको समझ के रखना है, ये जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझा चिफ तुम लोग को इसके बारे में? अभी समझ में आया क्या? अभी समझा चिफ तुम लोगों को? ओके। यानी कहने का मतलब यह है कि 22 पेयर का मतलब 44 जो क्रोमोसोम है, 44 क्रोमोसोम्स, वो ऑटोजोम्स है। और जो बचा हुआ क्रोमोसोम है, ये 44 में 2 और कम है ना। तो अगर मान लो कोई फीमेल है, कोई इंसानों में फीमेल और मेल दोनों होते हैं, तो फीमेल है तो उसके अंदर एक्स और एक्स होगा। मतलब देखो, ये 44 और ये एक एक्स और ये दूसरा एक्स, मतलब 44, 45, 46 हो गया। और अगर ये कोई मेल होता, तो ये यहाँ पे क्या होता, प्लस एक्स और वाई करते हैं हम लोग। ये 44 प्लस एक, यहाँ पे एक्स यानी 45, ये वाई यानी 46 हो गया। तो है ना टोटल 46। समझा जैसे मैं क्या बोल रहा हूं? तो इस तरीके से हमारे एक पेयर हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है, वो मेल और फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है। और जो बाकी के 44 है, सब में सेम ही होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर को बताते हैं। आई होप आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली चीजें क्या हैं। ठीक है, आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हो जेनेटिक डिसऑर्डर्स वाले टॉपिक में। यहाँ पे आप देख लो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि वो 23 पेयर्स है। अब उसमें भी अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो देखो बाकी के जो सेक्स क्रोमोसोम है वो हमारे बॉडी में एलोसोम्स होते हैं, और ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 44 ऑटोसोम प्लस एक एक्स क्रोमोसोम पेयर में। अगर डबल एक्स आ गया मतलब वो फीमेल है, और अगर एक्स और वाई आ गया मतलब वो मेल है, और यहाँ पे 44 रहेगा। इस तरीके से हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर्स यहाँ पे मतलब स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे जीन्स का पूरा सिस्टम है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके अंदर। अब देखो बहुत सारी यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने वाली है। देखो कितनी सारी, बहुत सारी ऐसे डिसऑर्डर्स होती हैं जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज की वजह से होती है, जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज की वजह से हमारी इस तरीके से बहुत खतरनाक खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं छोटे छोटे बच्चों को भी। अभी हम लोग यहाँ पे पहली बीमारी देखेंगे जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। ट्रांसजेंडर को क्या आएगा बताता हूँ, रुको प्रांजल यार, इतना जल्दी क्या है भागने की? ट्रांसजेंडर के बारे में क्यों जानना है इतना? सब बताऊंगा ना, थोड़ा थोड़ा धैर्य तो करो, एक ही बार में सब जान लोगे क्या तुम? चलो अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे, ये जो चीजें हैं, ये डाउन सिंड्रोम, यहाँ पे जरा समझो। ये 46, देखो कभी भी हमारे बॉडी के अंदर, प्लीज लिसन केयरफुली, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे जरा ध्यान से सुन लो। डिसऑर्डर्स ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, यानी क्रोमोसोम हमारे बॉडी के अंदर जब एबनॉर्मल होता है तो कौन कौन सी बीमारियां हमारे को हो जाती हैं। तो जैसे कि पहला है हमारा डाउन सिंड्रोम। अब हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब अगर किसी इंसान को डाउन सिंड्रोम हो गया, तो उसके अंदर क्या होता है, इस 46 क्रोमोसोम के साथ, हमारी नॉर्मल बॉडी में 46 क्रोमोसोम ही होना चाहिए,
बट क्या हो जाता है डाउन सिंड्रोम के टाइम पे कि 46 क्रोमोसोम के साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है और हमारे बॉडी में टोटल 47 क्रोमोसोम बन जाते हैं। अब आप कहोगे कि ठीक है, ये तो कंडीशन है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया हमारे, ठीक है, और यही एक्स्ट्रा क्रोमोसोम से क्या होता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में इंसान, यहाँ पे देखो इसका मुंह देख रहे हो कैसा हो गया है, ठीक है, इसका जो फेस देख लो, मुंह देख लो, एकदम पूरी बॉडी वाइडनिंग हो जाती है, नोज वगैरह सब फ्लैट हो जाता है, पूरे अलग अलग टाइप के सिम्टम्स यहाँ पे दिखाई देते हैं, स्कैंटी हेयर दिखाई देती है। करीबन इस इंसान की जो एज होती है 16 से 20 साल के अंदर ही वो इंसान मर जाता है जिसको डाउन सिंड्रोम रहता है, बहुत जल्दी मर जाता है, उसको वो बहुत टाइम तक जिंदा नहीं रह सकता। इस बात को आप सबको जान के रखना है। तो एग्जैक्टली ना, ये जो हमारा एक एक्स्ट्रा एक्स मतलब जो भी एक्स्ट्रा एक कोई भी क्रोमोसोम आया है, ये कहाँ पे आया है और कैसे आया है, अभी हम लोग को ये जानना है। तो चलिए अभी जरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये 47 जो यहाँ पे आया कैसे आया। देखो भाई क्या होता है कि 1 से लेकर के और ऐसा करते करते 46 नंबर तक हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं। इसमें से जैसे गिनते जाओ गिनते जाओ गिनते जाओ, 21वें नंबर में एक ऐसा क्रोमोसोम आएगा, 21वें नंबर में, जहां पे हमारा +1 जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो हो गया। नॉर्मल तो 46 ही होने चाहिए, बट इस 21वें नंबर में एक एक्स्ट्रा हमारा एक एक्स्ट्रा कोई भी क्रोमोसोम आ जाता है, और जिससे बॉडी जो होती है वो एकदम क्या होती है, एबनॉर्मल हो जाती है। प्लीज इस चीज को ध्यान देना। आप देखो 46 तो नॉर्मल रहती है, बॉडी के अंदर बॉडी रहती है, नॉर्मल नॉर्मल रहता है, बट एक एक्स्ट्रा कोई भी क्रोमोसोम आता है ना तो 47 बन जाता है। बट हमारे पास हर क्रोमोसोम अलग है, तो कितने कौन से वाले क्रोमोसोम के साथ ऐसा होता है, कौन से वाले क्रोमोसोम्स के साथ एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आता है, तो 21st नंबर पे। इट इज नेचुरल प्रांजल। कल को अगर 22 में हो तो तुम पूछते क्यों 22 में हुआ, तो ये सब अपने अपने डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। इट्स टोटली नॉर्मल। ओके, इस बात को तुम्हें ध्यान देना है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा डाउन सिंड्रोम की बात हो गई, ये हमारे डाउन सिंड्रोम की बात हो गई। तो ध्यान दो यहाँ पे जरा क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी क्रिएट होती है। यहाँ पे क्या क्रिएट हुई, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है कि 46 क्रोमोसोम तो है, और हर एक पेयर में, जैसे कि पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, तीसरा पेयर है, ऐसा करते करते 46 पेयर होते हैं। समझ रहा मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे 21वें पेयर में, हर पेयर में दो दो क्रोमोसोम रहता है, हर पेयर में, और ऐसे करीबन ना 23 पेयर्स होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम था, 23 पेयर रहेंगे, सॉरी अगर पेयर की बात कर रहे हैं हम लोग तो 23 पेयर रहेंगे। जो 21वां नंबर आएगा ना पेयर का, उसके अंदर तीन तीन सेट आ जाएगा, मतलब एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम या कोई भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा, मतलब 20, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, ऐसे 21वां पेयर जब आएगा तो उसके अंदर में दो ही होने चाहिए, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, तो मतलब देखो यहाँ पे तीन तीन क्रोमोसोम आ गए, और इसी को हम ट्राइसोमी कहते हैं। ट्राई मतलब 3, जोमी मतलब क्रोमोसोम्स की बॉडी, तो यहाँ पे ट्राइसोमी क्रिएट हो जाती है, समझ रहा है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे डाउन सिंड्रोम होता है, और देखो इंसान की कितनी गंदी हालत हो जाती है ट्राइसोमी में। तो आई होप आपको समझा होगा। अब 21 नंबर में ही क्यों होता है, तो ऐसा डिसऑर्डर है यार इसका, 21 नंबर में ही हो गया तो हो गया, अब इसका कोई रीजन थोड़ी, और रीजन भी होगा तुम लोग आगे चल के एमबीबीएस वगैरह या जेनेटिक्स जब पढ़ोगे। देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये कोई भी दूसरी बात नहीं है, ये जस्ट सिर्फ जेनेटिक्स वाले ही पढ़ते हैं, ये टोटल टॉपिक जेनेटिक्स से रिलेटेड है, जेनेटिक्स, ठीक है। इस बात को तुम्हें समझना है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं टर्नर सिंड्रोम में। टर्नर सिंड्रोम क्या है, चलो अभी आप इसको देखते हैं। ऑल अंडरस्टूड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो देखो भाई, दिस इज द टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में एग्जैक्टली क्या क्या होता है कि जो बॉडी होती है ना, बॉडी की ग्रोथ बराबर तरीके से नहीं हो पाती, और इंसान जो ये चिल्ड्रन है वो अनेबल हो जाता है अपने आप को ग्रोथ करवाने के लिए, तो वो बच्चा कभी बढ़ नहीं पाता, बड़ा नहीं हो पाता। और अगर किसी मदर में ये हो गया तो वो मदर स्टेराइल हो जाती है। स्टेराइल का मतलब होता है वो कभी भी बर्थ नहीं दे सकती, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब कंडीशन आपको समझ के रखना है। अगर किसी को भी टर्नर सिंड्रोम हुआ, अगर किसी फीमेल को हुआ, तो वो फीमेल कभी बर्थ नहीं दे पाएगी,
और अगर किसी मेल को हुआ तो कभी ग्रोथ नहीं होगा उसकी बॉडी का, वो नॉर्मल ऐसे ही रहेगा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? इन बातों को तुम सबको ध्यान देना है। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे जरा आगे बढ़ते हैं कि एग्जैक्टली चीजें कैसे होती हैं, टर्नर सिंड्रोम में एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे जरा ध्यान देते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम में यहाँ पे लिख के दिखाता हूं, देखो 46 क्रोमोसोम था, तो 46 में से 44 प्लस अगर कोई फीमेल है तो एक्स और एक्स होगा, अगर कोई मेल है तो यहाँ पे एक्स और वाई होगा। बट ऐसे केस में क्या होता है टर्नर सिंड्रोम में कि 44 ऑटोसोम तो है, बट यहाँ पे डबल एक्स होने चाहिए ना, या डबल एक्स और वाई यानी दो दो होने चाहिए, एक पेयर दूसरा एक दो, मतलब दो दो यहाँ पे क्रोमोसोम चाहिए। तो टर्नर सिंड्रोम जिसको होता है ना उसके अंदर सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोसोम बचता है, वो भी एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे टोटल कितने हो गए 44 प्लस 1 45 हो गए। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कम रहता है, मतलब एक क्रोमोसोम कम रहता है, उल्टा ज्यादा नहीं हो पाता। तो ये बातें आप सबको समझ के रखनी थी। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा, अच्छे से आपको समझा होगा, यहाँ पे आप लोगों के साथ कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, यहां तक आपको सब कुछ क्लियर कट होगा अच्छे से। स्नेहा पांडे, ओहो पांडे जी आइए। सर मैं और मेरे दोस्त अलग अलग मोबाइल में एक ही साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। वाओ क्या बात है स्नेहा, ग्रेट। समझा आज सभी लोगों को, ये पक्का सभी लोगों को समझा। ये 44 प्लस जो एक्स है तो यहाँ पे 45 क्रोमोसोम्स हो गए। आई होप यस स्नेहा। लेकिन तुम्हारे दोस्त कौन कौन है? जब सब देख रहे हैं तो यहीं पे सब अवेलेबल होंगे ना। है ना? अच्छा नेम बताओ। सत्यम पांडे भी हमारे साथ है, तो ये भी तुम्हारा फ्रेंड है क्या? पांडे पांडे बोलो। अच्छा सत्यम तो तुम्हारा फ्रेंड नहीं बोल रहा है। सर आपको जुकाम, हाँ मेरे को जुकाम हुआ है इसलिए तो मैं आराम आराम से कर रहा हूँ। नहीं नहीं मेरी फ्रेंड स्वाति है। अच्छा स्वाति जी, कहाँ हो आप? स्नेहा की फ्रेंड, चलो कोई नहीं यार तुम लोग ठीक है। यस, अच्छा सर यही हूँ। ओ हो, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो यार तुम लोग, दुनिया में टॉप कर जाओगे तुम लोग। अच्छा टर्नर सिंड्रोम पक्का समझा ना? तुम दोनों को समझा, दोनों जो बैठे हो सखी सहेली लोग, सहेली लोग का मतलब समझते हैं ना तुम लोग को, सखी सहेली। ठीक है, दोनों सखी सहेलियां एक साथ बैठी हैं, तो यस। तो चलो, दोनों ये पापा की परियां हैं, ये पापा की परियां हैं, ये उड़ चलेंगी किसी दिन। चलो अभी यहाँ देखो, सभी लोग यहाँ देखो, तो 44 क्रोमोसोम्स एंड एक्स्ट्रा एक एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। अब देखो कोई अगर फीमेल है तो उसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाएगी और एक ही एक्स बचेगा, और अगर कोई मेल है तो उसके अंदर वाई क्रोमोसोम नहीं रहेगा, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा 44 में, तो ये 45 ही क्रोमोसोम रहते हैं। तो ये तुमको टर्नर सिंड्रोम के बारे में अच्छे से समझ के रखना है। चलो अभी मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट है हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसके बारे में बहुत बड़ी घटनाएं हो चुकी है, मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है? तुम लोग हंसते हंसते पागल हो जाओगे। चलो यस धनश्री, चलिए सुदीप्ता जी, देखते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ओहो क्लाइनफिल्टर, तो तुम लोग को पता है ये क्या है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम? किसको होता है बोलो? नहीं पता? कितने लोग को मालूम है? अरे देवा सुदीप्ता जी, क्लाइनफिल्टर, अरे पहले बताओ कितने लोग को पता है, मैं पूछ रहा हूँ जस्ट, मुझे पता है किसी को नहीं मालूम है, बट स्टिल कोई एक तो होगा। किसी को नहीं पता है, सब चालू लोग हो, हाँ? चलो यहाँ देखो अभी। ओके स्नेहा नहीं पता, स्वाति, अरे ओ स्वाति, नहीं पता है तुम्हें भी? चलो यहाँ देखो, तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जरा देखते हैं क्या होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम एक नॉर्मल इंसान के अंदर रहते हैं, चाहे 46 कह दो या फिर 23 पेयर कह दो, एक ही बात होती है।
अब इस 46 में 44 जो हमारे हैं, मतलब 44 क्रोमोजोम्स, तो वो हमारे ऑटोजोम्स हैं और एक हमारे यहाँ पे एक्स क्रोमोजोम होता है। अगर वो फीमेल है तो डबल एक्स रहेगा, और अगर वो मेल है तो उसके अंदर एक्स और एक वाई रहेगा। ये नॉर्मल इंसानों के अंदर होता है। बट जिस बंदे को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है ना, वो क्लाइन, तुम्हारा नेट में इश्यू होगा तनुजा, इसलिए तुम नहीं देख पा रही हो। जिस बंदे को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है ना बाबा, वो बंदे के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो मेल है, मैं अच्छे से यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखो एक मेल है तो वो नॉर्मल रहेगा ना, नॉर्मल के अंदर बताता हूँ, ये 44 और एक्स और वाई होगा। और अगर कोई फीमेल है तो 44 प्लस एक्स और एक्स होगा। अब जरा यहां पे ध्यान दो, तो अगर कोई मेल है तो क्लाइनफिल्टर अगर सिंड्रोम उसको हो गया तो क्या होएगा ना, कि जो सेक्स क्रोमोसोम है ना, सब बीमारी सेक्स क्रोमोसोम से होती है, ऑटोसोम में जल्दी कुछ नहीं होता। ठीक है, ऑटोसोम में बस वही डाउन सिंड्रोम हुआ था। अब जरा देखो यहाँ पे, तो क्या होता है ना, कि जो सेक्स क्रोमोसोम है इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। तो अगर कोई मेल है तो वो क्या बन जाएगा, 44 प्लस एक्स वाई और एक्स ऐसे बन जाएगा। और अगर कोई फीमेल है तो 44 प्लस एक्स एक्स और एक्स ऐसे बन जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझा कि नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? समझा? ये 44 तो वैसे ही रहेगा, बट एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम आ जाएगा। और ये एक्स क्रोमोजोम जानते हो क्या होता है? एक्स क्रोमोजोम फीमेल के पास होता है। हालांकि मेल के पास भी देखो एक ही है, बट फीमेल के पास दो दो है। और ये एक्स क्रोमोजोम का आइडिया जानते हो कैसा होता है? नहीं क्या, वो कैसा टेढ़ा मेढ़ा चलना, जैसे लड़कियां लोग चलती हैं टेढ़ा मेढ़ा, जैसे मटक मटक के, है ना? तो वैसा चलना, बात करने का जो मटक मटक के बात करना, वो मटक मटक के चलना, वो अजीब, वो अजीब होता है कि कैसा होता है, आई डोंट नो। तो वैसे होता है ना वो। तो ये देखो, हमारे पास भी है, ऐसी बात नहीं है, वी ऑल्सो कैन मटक मटक के चल सकते हैं। बट हमारे पास एक ही है ना एक्स क्रोमोजोम, तो हम ज्यादा नहीं मटकते। बट जो फीमेल्स होती है इनके पास एक तो है ही है, बट एक और है, इसलिए ये लोग मटकते हैं। बट जब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो जाता है तो ये कुछ ज्यादा ही मटकने लगते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक और एक्स क्रोमोजोम आ जाता है। देखो, तो अगर कोई मेल है, मेल, तो अगर तो अगर किसी मेल के अंदर एक्स क्रोमोजोम आया तो मेल के अंदर एक्स और वाई दोनों रहता है ना, और एक और एक्स क्रोमोजोम आ जाएगा। तो अब देखो मेल में क्या है, ये वाई क्रोमोजोम से जानते हो क्या होता है? वाई क्रोमोजोम की वजह से हर मेल के अंदर बियर्ड आते हैं। हालांकि ये जेनेटिक्स है, तो बियर्ड का आना, उनकी हाइट बड़ी होना, आवाज का मोटा होना, है ना, ये सब मेल का इसी वाई की वजह से होता है। और फीमेल के अंदर वाई का क्रोमोजोम होता नहीं, तो इसलिए फीमेल के पास ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या होता है, जरा यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। तो ये जो वाई क्रोमोजोम है, ये वाई क्रोमोजोम है, ये वाई क्रोमोजोम जो है ये मेल में प्रेजेंट है, और इनके पास एक्स क्रोमोजोम भी है। इस वजह से जो मेल है ये नॉर्मल मटकते हैं, ये ज्यादा नहीं मटकते। बट अगर क्लाइनफिल्टर हुआ तो एक और एक्स क्रोमोजोम आ गया, मतलब अब ये भी फीमेल के जैसे मटकेंगे। इनके पास भी दो दो एक्स हो गया, देखो यहाँ पे दो दो एक्स है। बट स्टिल इनके पास वाई क्रोमोजोम भी है ना, तो ये फीमेल जैसे ही रहेंगे, बट इनके पास बियर्ड भी रहेगा, इनको ब्रेस्ट भी आएंगे, और इनकी बॉडी भी फीमेल जैसी रहेगी। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये फीमेल ही है, बट इनको क्या हो जाएगा, इनको बियर्ड भी आएंगे, इनकी आवाज भी मोटी रहेगी, इनके हाथ पैर सब मेल जैसे रहेंगे। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर की मैं फिलहाल बात कर रहा हूं। ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना है। ठीक है, तो ये फिलहाल क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जिसको होता है, तो बेसिकली उसे ट्रांसजेंडर्स कहा जाता है। इस बात को तुम्हें समझ के रखना है। और अगर फीमेल है, कोई फीमेल है और उसके अंदर ऐसा हुआ, तो देखो तुमने ऐसे बहुत से ट्रांसजेंडर देखे होंगे जिनके अंदर बियर्ड नहीं होता है, वो फीमेल जैसे ही होते हैं, एकदम एग्जैक्टली फीमेल जैसे दिखते हैं, बट थोड़ा सा वो मोटे चौड़े होते हैं, समझ रहा है? ऐसे होते हैं वो ट्रांसजेंडर्स, और उनके अंदर ना पूरा एक्स क्रोमोजोम से ही रहता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, ये बीमारी आने के बाद, ये बीमारी आने के बाद प्रॉब्लम क्या होती है, कि कोई भी वो ट्रांसजेंडर कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसको कभी चिल्ड्रन नहीं हो सकता। समझ रहा है? दूसरी इंपॉर्टेंट बातें,
इनके अंदर जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अच्छे से नहीं बनता। वो तुम लोग आगे चल के पढ़ोगे इन फ्यूचर, आगे की क्लासेस में। उनके अंदर ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। इन बातों को आप सबको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है? समझा कि नहीं समझा? समझ में आया सभी लोगों को प्लीज यहाँ पे? तो देखो, अब हम सब साइंस के बच्चे हैं, तो तुमको किसी को कुछ कहना होगा ना तो डायरेक्टली नहीं कहने का। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, अगर किसी को ट्रांसजेंडर है तो वो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है। तो ठीक है, इस तरीके पे तुम लोग जान सकते हो इस बातों को। समझ गया तुम लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे? आई होप तुम सबको समझा होगा। यहाँ तक आगे बढ़े अभी हम लोग। तुम सबको अभी दिमाग होना चाहिए ना, क्लाइनफिल्टर का मीनिंग क्या होता है। बिना दिमाग के घूमोगे तो कैसे काम चलेगा? समझा ना पक्का? भाई मटकने का नहीं रे बाबा, आज से सब मटक के चलोगे तो फिर शक हो जाएगा, और शक हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं तो उनसे बात भी नहीं करता हूँ आफ्टर वॉचिंग लक्ष्मी। क्या प्रांजल, ऐसा नहीं होता, वी कांट इग्नोर, वो अभी हमारे सोसाइटी के पार्ट है। और क्या हम भगवान है क्या? हमारे में ऐसा कौन से अच्छे गुण है जो उनके पास नहीं है? वो तो और भी अच्छे हैं, वो उनके पास मेल और फीमेल दोनों का मतलब सब चीजें हैं। हम उल्टा हाफ हैं। अगर हम मेल हैं तो हम आधे हैं, और अगर कोई फीमेल है तो हम आधे हैं। वो तो दोनों है, समझ रहा है? तो इसमें ना उल्टा वो महान है हमसे, हम महान नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ? तो महान हम नहीं है, हम अधूरे हैं, और महान वही है क्योंकि उनके पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास आधा है, 50-50। चलो, समझ रहा है? तो भगवान शंकर जी भी तो अर्धनारीश्वर हैं। समझता कि नहीं समझता तुम लोग को? अर्धनारीश्वर का मतलब समझता है क्या? अर्धनारीश्वर मतलब आधी नारी की बॉडी एंड आधी मेल की बॉडी, ऐसे होता है। तो वैसे ही है, और वो हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस फर्क इतना है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, और हम सब नॉर्मल बंदे लोग हम सब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो बस यही फर्क है। और ट्रांसजेंडर में ज्यादा कोई इशू नहीं है, कोई सिस्टम नहीं। बस देखो, आज आपको एक बात कहता हूँ, जिसको जेनेटिक इशू है जैसे क्लाइनफिल्टर वगैरह सेक्स क्रोमोसोम से, तो उसके सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। जब कभी भी सेक्स क्रोमोसोम्स में कोई गड़बड़ी आएगी ना, तो समझ जाना कि सिर्फ उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही प्रॉब्लम आएगी, बाकी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब ऑटोसोम्स में अगर कोई गड़बड़ी हुई ना, जैसे कि देखो वहां पे डाउन सिंड्रोम में कैसा 21वें नंबर पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया था, है ना? तो वैसी प्रॉब्लम जब आएगी ना, तो वो फिर बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि देखो यार, जो हमारे 44 ऑटोसोम्स हैं, जो हमारे 44 ऑटोसोम्स हैं, इससे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, बॉडी की फंक्शनिंग, बॉडी का स्ट्रक्चर सब कुछ बनता है। और जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, अब सेक्स क्रोमोसोम में दो चीजें होती है ना, अगर मेल है तो एक्स वाई रहेगा, फीमेल है तो एक्स एक्स रहेगा। तो अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ज्यादा। बस इतना ही हो जाएगा कि ये कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, इसको कभी बर्थ नहीं दे पाएगा ये बंदा। अगर कोई मेल है तो भी उसके स्पर्म में इश्यू हो जाएगा, और फीमेल है तो उसके ओवम में इश्यू हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन का सिस्टम यहाँ पे बंद हो जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन बॉडी नॉर्मल रहेगी, क्योंकि बॉडी तो वही ऑटोसोम संभालते हैं ना। तो अगर जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया ना, तो फिर बॉडी खराब हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम हुआ तो भी बेसिकली ठीक है। तो वैसे ही सेक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा। तुम सबको समझा ना ये जेनेटिक में क्या होता है? और ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि हम इसे कभी भी हटा ही नहीं सकते। ये बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती, क्योंकि ये जीन्स में होती है ना यार, हमारे डीएनए के अंदर ये प्रॉब्लम हो जाती है, डीएनए से ही, क्रोमोसोम से ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब कोई डॉक्टर क्या कर लेगा? इसलिए अभी तक कोई दवाइयां बनी नहीं ज्यादातर। कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं, देखो ये प्रॉब्लम जानते हो कब होती है? देखो, जब एक मेल है और एक फीमेल है, जब दोनों के स्पर्म एंड ओवम कंबाइन हो रहे होते हैं ना, उसी टाइम पे ये प्रॉब्लम होती है। जब मतलब कोई चिल्ड्रन बना भी नहीं होता, जब कोई बच्चा बना भी नहीं होता, बनने के पहले ही जब बन रहा होता है छोटा सा सेल, जाइगोट, एम्ब्रायो, जब बन रहा होता है उसी टाइम पे ये प्रॉब्लम हो जाती है। फिर तो बच्चा फिर बड़ा होता है, बस 9 मंथ तक मदर के वॉम्ब में, तो वो प्रॉब्लम लेके ही बनता है, बड़ा होता है। बनने के पहले जब बन रहा होता है ना, तभी, जैसे कि कोई अगर ट्राइसोमी होनी है, जैसे डाउन सिंड्रोम होना है, तो क्रोमोसोम जब बन रहे होते हैं तो 21वें नंबर में एक एक्स्ट्रा आ जाएगा गलती से।
ये सब गलतियां होती हैं, ये किसी इंसान की गलती नहीं है, ये बस इत्तेफाक होता है, जस्ट आ जाता है ऐसे ही, मतलब आ गया तो आ गया। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? तो ये सब मतलब परफेक्टली, ये मतलब आ गया तो आ गया वाला ऐसा सिस्टम है, ये तो किसी को नहीं पता था कि आएगा, ये अपने आप हो जाता है, मतलब ऐसे ही हो जाता है। इसको कहते हैं किस्मत खराब होना। देखो इसी को कहते, हम लोग कहते हैं ना किस्मत वगैरह कुछ नहीं होता, हमारी भाग्य कुछ नहीं होती है, यही भाग्य है, यही किस्मत है, ये किस्मत कहलाती है। क्योंकि यहाँ इंसानों का कुछ हाथ नहीं है, हाँ अनलकी होते हैं जो बंदे, सही कहा प्रथमेश ने। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारे हाथ में है ही नहीं, मतलब वी कांट डू एनीथिंग, हम तो कंट्रोल भी नहीं कर सकते इसको, हम इसको रोक भी नहीं सकते, हम नहीं चाहेंगे तभी भी ऐसा हो जाएगा, ये सब अपने आप होता है। ठीक है, तो दिस इज द किस्मत वाली बातें। हम सब कितने लकी हैं कि हम सब अच्छे हैं, मतलब हमको कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, फिर भी हम अपने आप को पता नहीं क्यों अनलकी कहते हैं। वरना सोचो अगर हमको ही हो जाता तो क्या होता फिर? हमारे मॉम डैड के ऊपर डिपेंड था क्या ये? नहीं ना, हमारे मॉम डैड के ऊपर थोड़ी डिपेंडेंट है। सो वी आर लकी पर्सन, हमें कभी भी अनलकी नहीं समझना चाहिए अपने आप को। इस दुनिया में रोज कितने लोग रात को सोते हैं और सुबह उठ ही नहीं पाते, और हम सब उठ जाते हैं। हम लोग कितने लकी है ना कि वो हम नहीं है वो मरने वालों में से। कितने लोग इस दुनिया में रात को सोते हैं और रात को सोते ही रहते हैं, फिर सुबह उनको कभी नहीं होता, वो सोते ही रहते हैं जिंदगी भर। ठीक है, और हम सब कितने लकी कि अगर हम आज सोए तो कल भी हम उठ जाते हैं। हम कितने लकी हैं, हम अनलकी नहीं है। समझा कि नहीं समझा मैं क्या कह रहा हूँ? तो जरा सोचा करो इस दुनिया में हम लोग कितने लकी हैं। ये सारी चीजें होती है सब जेनेटिक डिसऑर्डर से, इसीलिए कहते हैं भगवान वगैरह भाई, मतलब डोंट अंडर एस्टिमेट ये पावर को, कभी भी प्रॉब्लम में नहीं लेने का, ये सब भगवान की किस्मत है, सब ऐसे ही होता है, ये सब इत्तेफाक होता है जस्ट। ठीक है, ये सब मतलब अचानक से होता है। अच्छे कर्म अच्छी सोच इसीलिए रखने का, सब थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी थिंकिंग कैसी है, हमारा सोच कैसी है, इसी हिसाब से सब कुछ होता है। समझ रहा है? इस बात को आपको समझ के रखना है, हमारी सोच जैसी होगी ना वैसे ही हम बन जाएंगे, और हमारी किस्मत भी वैसे ही बनती है, हमारी थिंकिंग जैसी होगी वैसा ही होता है। मेरी बातों को याद रखो, मैं एकदम सच्ची बातें कहता हूँ। अगर हम बुरा सोचेंगे ना, हमेशा गलत चीजें सोचेंगे, तो हमारे जीन्स के अंदर वो कैरेक्टर बनता जाता है, तुम्हें पता नहीं है? अच्छा तुम लोग जरा एक बात बताओ, लिसन केयरफुली, हमारे माइंड में हमारा बॉडी का कैरेक्टर कैसे बनता है? ठीक है, मैं तो कह दिया ना कि हमारे बॉडी का कैरेक्टर जो है वो डीएनए में स्टोर्ड है सारी इंफॉर्मेशन, बट ये आखिर कैरेक्टर आया कहां से बताओ? बार बार तो पूरा हेरिडिटी पढ़ा दिया मैंने कि कैरेक्टर बनता है, बिहेवियर बनता है, हेरिडिटी होती है, कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन डीएनए में रहती है, चिल्ला रहा हूं जब से। बट एग्जैक्टली कैरेक्टर बनता कहां से, ये बिहेवियर आता कहां से, ये बिहेवियर हमारे बॉडी में आया कहां से? बताओ बताओ। ये मेरे बोलने का तरीका, जैसे कि मैं तुमसे बात करता हूं, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, दीज ऑल एंड ऑल थिंग्स है ना, तो ये मेरा बिहेवियर है। मेरा कैरेक्टर कैसा है, मैं कैसे कपड़े पहनता हूं, मैं कैसे रहता हूं, समझ रहा है? ये सब कुछ, मैं कैसे दिखता हूँ, मेरी स्किन कलर कैसी है, मेरी आइस कलर कैसी है, मेरा हेयर कैसा है, मेरा बॉडी कैसी है, तो ये सब मेरे कैरेक्टर्स हैं। ये सब कैसे आया, मतलब ये कैसे क्रिएट हुआ? ठीक है, मैं मानता हूं कि डीएनए के पास सारे कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, बट एग्जैक्टली ये कैरेक्टर किधर से आया? भाई आया तब ना स्टोर्ड है, डीएनए में तभी ना स्टोर्ड है जब आया, तो आया किधर से? ये सब हमारे थिंकिंग से होता है, नहीं जेनेटिक से नहीं रे बाबा। तुम लोग समझे ही नहीं मैं क्या कह रहा हूं। देखो डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, कैरेक्टर की, हमारे हमारे बिहेवियर की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास स्टोर्ड होती है, हमारे बॉडी में फंक्शनिंग करने की सारी जो मतलब सिस्टम होती है सब डीएनए में स्टोर्ड होती है। बट ये कैरेक्टर एंड बिहेवियर आता कहां से? जब ये आया तभी ना स्टोर्ड है, आएगा होगा ही नहीं तो ये डीएनए में जीरो स्टोर्ड रहेगा। तो ये किधर से आया? ये सब हमारे ब्रेन की थिंकिंग से आता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक कि अगर देखो मैं अपनी जिंदगी में लाइफ टाइम अगर अच्छी चीजें सोचता हूं तो मेरे डीएनए में ना वो चीजें हमेशा के लिए बैठ जाएंगी, फिर जो आने वाली जनरेशन होगी उसके अंदर भी वही डीएनए के कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे, तो वो भी क्या होगा, उसके अंदर भी पॉजिटिव थॉट्स ही भरे होंगे। फिर एट द एंड तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन पॉजिटिव थॉट्स को फॉलो करता है कि नहीं करता है। वो गंदे थॉट्स को फॉलो करेगा तो फिर मर जाएगा, गलत काम करेगा वो उसके अंदर फिर गलत कैरेक्टर आएंगे, है ना? बट यहां से तो उसके अंदर अच्छे कैरेक्टर ही ट्रांसफर होंगे। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो जो हम सोचते हैं वैसा ही हमारे डीएनए में सारे कैरेक्टर स्टोर होते हैं, जो हम करते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम फील करते हैं,
वही चीजें हमारे डीएनए के अंदर स्टोर होती हैं, बिहेवियर बन जाती हैं वही। और जब आगे की जनरेशन हमारी बन रही होती है, उसी वक्त ये हमारा जेनेटिक प्रॉब्लम दे जाता है। क्योंकि अगर तुम गलत सोचोगे, तुम्हारे डीएनए के अंदर कैरेक्टर वीक होते जाएंगे, डीएनए में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ड्यूरिंग दैट फर्टिलाइजेशन ये प्रॉब्लम वहां दे जाती है, और इसी को हम फिर इत्तेफाक कहने लगते हैं। बट हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारी ही थिंकिंग का नतीजा है। अगर हम अच्छे से सोचते हैं तो हम ये कभी गलत काम नहीं होता, समझा, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करने का, हमेशा कभी भी अच्छी चीजें सोचने का, बुरी चीजें नहीं सोचने का, वरना प्रॉब्लम हो जाती है फिर। ठीक है, समझा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूँ, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। चलिए, तो ऐसे ही पढ़ते रहो अच्छे से, मस्त, बहुत आगे बढ़ो, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। आज हमने जेनेटिक का पार्ट खत्म किया, देखेंगे आगे चल के और भी चीजें। ठीक है, सो बाय 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 टू ऑल ऑफ यू।